भाभी ये क्या कह रही हैं आप? मैंने हैरत से नजरें उठाकर भाभी के चेहरे पर डाली तो उसके चेहरे पर सजा झूठ मैं साफ महसूस कर गई थी। हाँ, सच ही तो कह रही हूँ। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। भाभी ने कमाल डिठाई का मुजाहरा किया था। नहीं, ये झूठ है अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अम्मा को यकीन दिलाने की कोशिश की तो अम्मा ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तू कुछ गलत नहीं कर सकती। अम्मा की बात सुनकर मुझे एकदम सुकून हुआ। क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ? भाभी ने अपनी तेवरियां चढ़ाकर अम्मा की तरफ देखा तो मेरा सुकून यकलख्त गायब हुआ। हाँ, तू झूठ ही तो बोल रही है। मेरी मासूम बच्ची पर इल्जाम लगा रही है। मत भूल, तेरा अपना भी एक बच्चा है। फरीहा, तू भी तो एक माँ है। अम्मा हलक के बल चीखी थी। भाभी के साथ साथ मैं भी अम्मा की जुर्रत पर हैरान रह गई। मेरी बच्ची चोरी नहीं कर सकती। मैंने अपने बच्चों को चोर नहीं बनाया है। अम्मा के गले में आंसुओं का फंदा अटका तो उसे खांसी उठ गई। मैं फौरन अम्मा की तरफ लपकी और उसकी कमर सहलाने लगी। लो देख लो तारिक, इन माँ बेटी ने तो मुझे ही चोर बना दिया। वो बेजारी से बोली तो मैं हैरान रह गई। हमने ये कब कहा भाभी? हाँ, तो जब तुमने तारिक के पैसे नहीं चुराए तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने पैसे चुरा लिए और कोई बाहर से घर आकर पैसे तो नहीं ले गया। वो तेज आवाज में बोली, देखा तारिक, मैं न कहती थी कि तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या सलूक करती है। देख लिया और अपने कानों से सुन लिया। भाभी की बात सुनकर मैंने डरते हुए भाई की जानिब देखा। उसकी आंखें गुस्से से चढ़ी हुई थी जबकि माथे के बल साफ दिखाई दे रहे थे। अम्मा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी चहेती को। मैं अपने पैसे निकलवा कर रहूंगा। वो गुस्से में अम्मा को उंगली दिखाता नीचे रखी पीढ़ी को हवा में उड़ाता बावर्ची खाने से बाहर निकला तो भाभी भी भवें चढ़ाती और मुंह के जाविये बिगाड़ती उसके पीछे निकल गई, जबकि मैंने जमीन पर गिरती अम्मा को मजबूती से थाम लिया और उसे लिए कमरे की जानिब बढ़ी। मेरा नाम अतिया है। हम 4 बहनें थीं जबकि हमारा एक ही भाई था। बड़ी दोनों बहनों की शादी अब्बा ने अपनी जिंदगी में ही कर दी थी, जबकि मैं और मुझसे छोटी बहन जकिया अभी गैर शादीशुदा थी। अब्बा ने भाई को हमेशा से ही बहुत ही सर पर चढ़ाकर रखा। हम बहनों की घर में कोई अहमियत थी और ना ही वक़्त थी, जबकि वो अम्मा को किसी भी खातिर में नहीं लाते थे। बस उनको यही था, उनका बेटा बड़ा होकर उनका बाजू बनेगा और अम्मा को हमेशा यही कहते कि तूने मुझे सिर्फ एक बाजू दिया जबकि दूसरे बाजू से महरूम रखा। अम्मा के बस में तो कुछ था नहीं। बेटियां पैदा होती या बेटा, ये तो खुदा की मर्जी थी। मगर अम्मा अपने तौर पर अब्बा को समझाने की कोशिश करती कि बेटियां भी बाप का बाजू बन सकती हैं, पर अब्बा तंज से मुस्कुरा देते। उन्हें बेटियों को बाजू बनाने का कोई खास शौक ना था। उनकी सारी तवज्जो और इन्हसार तो सिर्फ बेटे पर था। मेरी अम्मा एक पढ़ी लिखी खातून थी। वो यही चाहती थी कि उनकी बच्चियां भी पढ़कर काबिल बने, मगर अब्बा ने ऐसा न होने दिया। अब्बा ने किसी भी बहन को मैट्रिक से ज्यादा नहीं पढ़ाया और मैट्रिक करते ही बड़ी 2 बहनों को उनके घर का किया। उनके बाद भाई का नंबर था, लिहाजा भाई की शादी की बारी थी। अब्बा ने भाई के हवाले से सुहाने ख्वाब देख रखे थे। अब्बा चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर काबिल बने और उसे अच्छी नौकरी मिल सके। अब्बा खुद दिहाड़ी के लिहाज से काम करते, लेकिन भाई के हवाले से उनको काफी खदशात थे। वो डरते थे कि कहीं उनके बेटे को भी उनकी तरह मजदूर ना बनना पड़े। भाई को पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल अब्बा के प्यार ने उसे काफी हद तक बिगाड़ दिया था। वो अपनी मनमर्जी से अब्बा से पैसे मांगता और अब्बा भी किसी न किसी तरह इंतजाम करके उसके हाथ पर पैसे रख देते। भाई ने बामुश्किल इंटर का इम्तिहान पास किया तो उसे कारोबार करने की सूझी। अब्बा के पास इतना पैसा कहाँ था कि वो उसे कारोबार कराते। अब्बा का कहना था कि तू कोई नौकरी ढूंढ ले, मगर भाई तो अब्बा की बात सुनकर हत्थे से उखड़ गया। उसने अब्बा का कोई लिहाज ना रखा और अब्बा को अच्छी खासी बातें सुनाई। हम भी भाई के इस तर्ज पर हैरान थे, जबकि अब्बा बेहद शर्मिंदा थे। सारी जिंदगी जिसे इतनी अहमियत दी थी वो इतनी छोटी सी बात पर जलील करके चल दिया था। अब्बा को भाई की बदतमीजी का सदमा लग गया। वो जितनी मेहनत कर सकते थे करने की कोशिश करते, मगर फिर भी उनके लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो भाई के कारोबार के लिए पैसे इकट्ठे कर सके। फरिया के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाएं, उसका बाप मुझे कारोबार के लिए पैसे देने को तैयार है। भाई ने घर में नया शोशा छोड़ा था। ये क्या कह रहा है?
हमारी उनके साथ नाराजगी है, ऐसे में उस घर में रिश्ता कैसे लेकर जा सकते हैं। अम्मा को उसकी फरमाइश पर यकीन न आया। वो अच्छी तरह जानती थी कि फुफ्फो से हमारे ताल्लुकात किस नौइयत पर हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे फरीहा से ही शादी करनी है। अपनी ये नाराजगी खत्म करो, वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला तो अम्मा और अब्बा दोनों भाई की जिद के सामने मजबूर थे। फरिया मेरी फुफ्फो की बेटी थी, जिसके बड़े भाई से मेरी दूसरे नंबर वाली बहन का रिश्ता तय था। मगर लड़के को अच्छी नौकरी मिली तो माँ और बेटा दोनों आपे से बाहर निकल गए। लड़के ने अपनी किसी अमीर हमजमात से शादी रचा ली और मेरी बहन से रिश्ता खत्म कर दिया। अम्मा अब्बा को इस बात का ज्यादा अफसोस था कि फुफ्फो ने भी अपने बेटे का साथ दिया। अब्बा ने अपनी बहन की धोखाधड़ी को माफ ना किया और हमेशा के लिए अपनी बहन से ताल्लुक खत्म कर दिया। जबकि उन्होंने इस घर की बेटी ना ली तो मैं उस घर की बेटी कैसे ले सकता हूँ। अब्बा ने भाई को साफ साफ इनकार किया, मगर वो कुछ सुनने समझने को तैयार ना था। वो अम्मा अब्बा का कोई लिहाज ना रखता और बदतमीजी पर उतर आता। जब मेरी बड़ी बहन कुदसिया का रिश्ता फुफ्फो के घर तय हुआ था तो फुफ्फो के हालात भी हमारे ही जैसे थे, मगर उनके बच्चों ने बड़े होने के बाद घर के हालात बदल लिए। उनके बच्चे पढ़ लिख गए और अच्छी नौकरियों पर लग गए। फुफ्फो ने अपनी पहली बेटी की शादी भी काफी अमीर घराने में की थी, जबकि उनका बेटा भी अमीर घर की बहू ब्याह कर लाया था। मगर ना जाने क्यों वो फरिया की शादी हमारे घर में करना चाहती थी। भाई ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही तहजीब याफ्ता। वो शक्लो सूरत का अच्छा था। शायद फरिया को ही भाई से मोहब्बत हो गई थी और उसने अपने माँ बाप को मजबूर किया होगा कि वो उसकी शादी यहाँ पर कर दें। अब्बा ने बड़े गरूर से अपनी बहन से रिश्ता तोड़ा था। अब बेटे की खातिर दोबारा रिश्ता जोड़ते हुए उन्हें झिझक महसूस हो रही थी, मगर वो बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गए, क्योंकि भाई रोज बरोज झगड़ा करता कि खुद तो मेरे लिए कुछ कर ना सके, अब अगर मुझे कारोबार के पैसे मिल रहे हैं तो भी मानने को तैयार नहीं है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी तरह धक्के नहीं खा सकता और ना लोगों की जूतियां सीधी कर सकता हूँ। या तो मुझे कारोबार के लिए पैसे मुहैया करो या फिर मेरा रिश्ता फरिया के लिए लेकर जाओ। अम्मा अब्बा जानते थे कि बेटे को ससुराल की तरफ से कारोबार के लिए पैसे मिलने का मतलब क्या था। उनका बेटा हमेशा के लिए उनके हाथ से जाने वाला था। अम्मा अब्बा बहरहाल मजबूरी में सर झुकाए एक बार फिर अपनी बहन की दहलीज पर पहुंच गए। अब की बार उन्हें बेटे का रिश्ता दरकार था। वो बहन तो पहले ही तैयार बैठी थी। दरअसल भाई को उकसाने में फुप्पो का ही हाथ था। उनकी बेटी को भाई पसंद आ गया था, वरना वो तो हमारे घर की तरफ देखती भी ना थी। अम्मा अब्बा के रिश्ते मांगने की देर थी कि उन्होंने झटपट फरिया का रिश्ता भाई से तय कर दिया। फरिया एक तेज तरार लड़की थी। हमें तो शादी से पहले ही उससे कोई खास उम्मीद ना थी, मगर वो हमारे साथ इतनी बेरुखी बरतेगी ये भी वहमो गुमान में ना था। उसने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वो ना तो अम्मा अब्बा को खातिर में लाती और ना हम बहनों को। भाई ने ससुराल के दिए हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू किया तो उसकी बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचने लगी। उसका कहना था कि मेरे शोहर की कमाई पर सिर्फ मेरा हक है। अब्बा पहले की तरह ही कमाने जाते और हम बहनों और अम्मा का बोझ उठाते। अब्बा को इस बात पर कोई एतराज ना था। उनका कहना था कि तारिक पहले कौन सा कुछ कमाता था, शादी से पहले भी तुम लोगों का खर्चा मैं ही उठाता था, अब उठा लूंगा तो इसमें क्या हर्ज है। भाई का कारोबार कुछ अरसे में ही चल निकला था। उसको अपने कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा होता था, मगर वो सारा का सारा पैसा लाकर बीवी के हाथ पर रख देता, जबकि अब्बा जो कमा कर लाते हम बहनें और अम्मा रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेती। अम्मा की इतनी मजाल ना थी कि वो भाई या भाभी को किसी मामले में कुछ कह सके। अम्मा अब्बा हमें भी चुपचाप रहने और सब कुछ सहने की तलकीन करते। हम बहनों की क्या मजाल थी कि हम भाई या उसकी बीवी से लड़ाई कर सके। अब्बा की ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द हम दोनों बहनों का भी रिश्ता ढूंढकर हमें अपने घर का करें, ताकि हम इस तकलीफ से बच सकें जो भाई और भाभी हमें दिए हुए थे। मगर कुदरत ने अब्बा को इतनी मोहलत ना दी। एक दिन वो काम पर तो गए, मगर वापस सही सलामत ना लौट सके। अब्बा के काम के दौरान ही मौत वाक़या हो गई। हम सब पर तो कयामत टूट पड़ी थी। अब्बा ही हमारा वाहिद आसरा और सहारा थे। अब्बा की मौत का सदमा बेहद गहरा था। अम्मा भी रो रो कर हलकान थी। अभी तो अब्बा को अपनी दो बेटियों को रुखसत करना था।
उन पर से जिम्मेदारी का बोझ खत्म ना हुआ था, फिर भी वो अपनी जान छुड़वाकर और अम्मा को मुसीबत में डालकर चल दिए थे। अब्बा की मौत के बाद भाभी मजीद खुलकर सामने आई थी। वो हमारा वजूद घर में बर्दाश्त ही नहीं करती थी। उसने अम्मा को साफ साफ कह दिया था कि वो 2 नंदों का बोझ नहीं उठा सकती, लिहाजा इन्हें रुखसत करके अपने घर का करें। मैं जानती थी कि वो हमारी रुखसती के बाद अम्मा के साथ क्या सलूक करने वाली थी। मैं ये चाहती थी कि अभी अम्मा हमारी शादी के बारे में ना सोचें, मगर अम्मा की भी यही हसरत थी कि वो अपनी जिंदगी में हम बहनों को अपने घर का कर दें। मैं तो जैसे तैसे करके गुजारा कर लूंगी, मगर तुम अपने अपने शोहरों के घर जाओ और अपने घर की जिम्मेदारी संभालो, तो यही बेहतर है। मैं जब भी अम्मा से शिकायत करती तो अम्मा मुझे यही जवाब देती। मैं चुप कर कर बैठ जाती। हम बहनें और अम्मा ही सारे घर का काम निपटाती, जबकि भाभी किसी काम को हाथ ना लगाती। अब तो उसने मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर तरह तरह के इल्जाम भी लगाने शुरू कर दिए थे। वो ये चाहती थी कि भाई हम तीनों को ही घर से निकाल दें। उसने भाई को ये मशवरा भी दिया था कि घर बेचकर पैसे कारोबार में डाल दे, ताकि कारोबार से मजीद मुनाफा आए। घर तो बनते ही रहते हैं, सबसे पहला काम कारोबार को तरक्की और फरोग देना है। मगर इस मौके पर अम्मा ने भाई का साथ नहीं दिया। अम्मा ने भाई को साफ साफ बता दिया कि जब तक मेरी बेटियों की रुखसती नहीं हो जाती, तब तक मैं इस घर को बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकती। यही वजह थी कि भाभी मजीद हमारे खिलाफ उठ खड़ी हुई। उसका बस नहीं चलता था कि वो हम बहनों को कच्चा ही चबा जाए। भाभी शादी के कुछ महीनों बाद ही हामला हो गई थी। उसकी डिलीवरी के दिन करीब थे। वो अपने लिए अनवाओ इकसान की चीजें मंगवाती, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली होती, जबकि हम उसके बच्चे कुचे खाने का इंतजार करते ताकि अपना पेट भर सकें। अम्मा को उम्मीद थी कि जब उसकी अपनी औलाद होगी तो शायद उसे अपने रवैये का एहसास हो सके, मगर ये अम्मा की खुशफहमी रही। अल्लाह ने उसे एक बेटे से नवाजा था। वो मजीद मगरूर हो गई। वो अपने बेटे को हमारे पास भी नहीं आने देती थी। भाई भी उसका मजीद दीवाना हो गया था। भाई अपनी मौजूदगी में तो बच्चे को अम्मा के पास ले आता, मगर भाई के जाते ही वो अपना बच्चा अम्मा से छीन कर ले जाती। हमें समझ नहीं आता था कि वो किस बात का बदला हमसे ले रही थी, हालांकि हमने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। भाई मुनाफे के पैसे लाकर रोजमर्रा की बुनियाद पर घर में ही रख दिया करता। एक दिन भाई के पैसों में से पूरे 20,000 रुपए गायब हुए तो भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मैं बुत बनी उसकी शक्ल देखती रह गई। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को तो बहुत कुछ था, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उसके झूठे इल्जाम से साफ इनकार कर दिया, मगर भाई की शक भरी नजरें अपने ऊपर महसूस करके मैं गड़बड़ा गई। मुझे पहले ही मालूम था कि भाई मेरी बजाय अपनी बीवी पर यकीन करेगा। अम्मा ने इस मौके पर मेरा साथ दिया और वो मेरी ढाल बन गई, मगर भाई के दिल में जो गिरा पड़ चुकी थी वो ना खुल सकी। भाभी के साथ साथ भाई भी हमारे खिलाफ हो गया। वो मुझे चोर और अपना दुश्मन समझने लगा था। मैंने भाई को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक बात भी ना सुनी। भाई को हमारे खिलाफ करके भाभी को अपनी मनमानी करने का मजीद मौका मिल गया। वो जो मर्जी दिल में आता करती। वो भाई के काम पर जाते ही फ्रिज को ताला लगा देती और खाने पीने की बाकी चीजें हमसे छुपा कर रखती। उसका कहना था कि अब इन 3 लोगों का बोझ मजीद नहीं उठा सकती। आखिर ये सारा मुनाफा मेरे वालिद के दिए गए पैसों से ही है और इन पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। तुम लोगों से तो अच्छा है कि मैं फकीरों में खाना बांट दूं। मैंने अपने घर में ही सांप पाल रखे हैं। वो हमें सारा दिन ऐसी बातें सुनाती रहती और हम चुपचाप सुनते रहते। हमारे पास जाने का कोई ठिकाना भी नहीं था, ना ही हम उसे घर से निकाल सकते थे, क्योंकि अगर वो जाती तो भाई को भी साथ ले जाती और फिर हमारे पास बिल्कुल ही कोई आसरा बाकी न रहता। उस दिन की लड़ाई के बाद से भाई ने अम्मा से ही बिल्कुल बात करना छोड़ दिया था। हम बहनों से तो वो पहले ही बात नहीं करता था। उसे ये खबर भी ना होती थी कि हमने खाना खाया है कि नहीं। खाना फ्रिज में पड़ा हुआ बासी हो जाता, मगर भाभी हमें खाना ना देती। वो बासी खाना निकालकर छत पर डाल देती ताकि बिल्लियां और परिंदे आकर खा लें। मैं चुपके से वही खाना उठाकर ले आती और हम सब मिलकर खाकर अपने रब का शुक्र अदा करते। हमारे पास पेट भरने के लिए और कोई तरीका न था और भूखे पेट हमसे रहा न जाता था। आखिर भूख कितने दिनों तक बर्दाश्त की जा सकती थी। अम्मा अब मुझे ही घर से बाहर निकलना होगा।
आखिर ये सब हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि हमें अपना बोझ उठाने के लिए खुद ही कुछ करना चाहिए। आज मैंने अम्मा से बात करने की ठानी तो वो मुझ पर नजर जमाकर मुझे देखने लगी। तू क्या करेगी भला? तेरे बाप ने तुझे कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया, न पढ़ाया लिखाया, और अब तेरा भाई तुझे घर से बाहर कदम नहीं निकालने देगा। मैं भी ये नहीं चाहती। जब अपने ऐसे जालिम हैं तो बाहर के लोग कैसे होंगे? तू खुद सोच। अम्मा के धीमे लहजे पर भी मैं लरस गई। बात तो अम्मा की सच थी, मगर अम्मा, यूं सारा दिन भूख बर्दाश्त करते देखो तो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। मैं कहीं भी नौकरी कर लूंगी, कम से कम पेट तो भरेगा। मैंने इसरार किया तो अम्मा ने नफी में सर हिला दिया। ना बेटी, तेरा भाई तुझे जान से मार डालेगा। वो ये कब बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन घर से बाहर जाकर कमा कर लाए। मुझे अम्मा की बात सुनकर हैरत हुई थी। अम्मा, वो अपनी बहनों का भूखा रहना बर्दाश्त कर सकता है तो कमा कर लाना क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकता? ना चाहने के बावजूद मेरा लहजा काफी हद तक कड़वा हो गया था। अरे उसे मालूम नहीं ना उसकी बीवी हमारे साथ क्या सलूक करती है। अम्मा ने खोखले लहजे में कहा तो मैं चुप कर गई। अम्मा को आज भी अपने बेटे पर मान था। मैंने भी उसका भरम कायम रहने दिया, वरना भला भाई कोई दूध पीता बच्चा था कि उसे मालूम ही ना हो कि उसकी बीवी की ज्यादती किस हद तक बढ़ गई थी। मैंने चुप तो साध ली थी, मगर दिल में ठान लिया था कि मैं कल ही नौकरी की तलाश में निकलूंगी। मैं दबे कदमों कमरे से निकली थी। भाभी के कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो लोग सो चुके थे। मैं फौरन बावर्ची खाने का जायजा लेने लगी, मगर हमेशा की तरह आज भी वहाँ खाने को कुछ मौजूद न था। वो सोने से पहले कभी भी चीजें गायब करना नहीं भूलती थी। मैं बासी खाना ढूंढने छत पर चली आई और जमीन पर रखा खाना उठाकर अम्मा के पास ले आई। लो उठो अम्मा, खाना खा लो। मैंने साफ प्लेट में खाना रखकर अम्मा के सामने किया तो वो फौरन उठ बैठी। मेरी छोटी बहन भी चली आई। हम तीनों ही सुबह के भूखे खाने पर टूट पड़े। आज खाने से कुछ बदबू उठ रही थी। खाना खराब हो चुका था, मगर पेट का दोजक तो भरना था। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। वो हम दोनों को सड़ा हुआ खाना खाते देखकर खुद पर जब्त न कर सकी और झोली फैलाकर आसमान की जानिब देखने लगी। मैंने आज से पहले अम्मा को इतना मायूस नहीं देखा था। अम्मा की आंखों में आंसू खुश्क होने में ही नहीं आ रहे थे। मैं अम्मा का हाथ पकड़े खुद भी बेआवाज रो रही थी। रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख खुली तो अम्मा सो रही थी। अम्मा उठ जाएं। मैंने बाहर फैलती धूप देखकर परेशानी से अम्मा का माथा छुआ। अम्मा का जिस्म ठंडा बर्फ था। मैंने परेशानी से अम्मा को झंझोड़ा। जकिया भी उठकर परेशानी से अम्मा को देखने लगी, मगर अम्मा को ना जाने क्या हो गया था कि वो नींद से जाग ही ना सकी। पूरा घर हम बहनों की चीखों से गूंज उठा था। अम्मा की मौत पर हम सभी बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा था। मैं और जकिया अम्मा के बगैर भला क्या करेंगी? अम्मा ने जाने में बहुत जल्दी की थी। रोते हुए मेरी नजर भाभी के चेहरे पर पड़ी तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो अम्मा के जनाजे पर आंसू बहा रही थी। मैं जानती थी कि वो मगरमच्छ के आंसू हैं। उसने अम्मा को अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अम्मा के जनाजे पर रो रो कर औरतों को अपनी और अम्मा की मोहब्बत के किस्से सुना रही थी और मोहल्ले की ही सभी औरतें उसके साथ हमदर्दी जताने में मगन थी। मैं उसके दोगलेपन पर हैरान थी। वो किस कदर चालाक थी, कोई भी उसकी असलियत नहीं जानता था। मैं चीख चीख कर भी सबको बताती कि उसने जिंदगी को हमारे लिए किस कदर मुश्किल बना दिया था, तो शायद कोई भी मेरी बात का एतबार ना करता। औरतों की हमदर्दी पाकर उसने नखवत से मेरी जानिब देखा तो मैंने नफरत से चेहरे का रुख फेर लिया। वो ही मेरी माँ की कातिल थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा की तदफीन के बाद एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी और अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, भले मुझे किसी दारुल अमान में ही क्यों ना जाना पड़े। अम्मा का जनाजा उठने ही वाला था कि अचानक छत से कोई जमीन पर आ गिरा। एकदम मुझ समेत वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। अगले ही लम्हे भाभी की दर्दनाक चीखों से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। सामने का मंजर देखकर मुझ समेत वहां मौजूद सभी लोगों की रूह लरस गई। भाभी का बेटा छत से गिरकर जख्मी हालत में जमीन पर तड़प रहा था। भाई और भाभी के औसान खता थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें।
अपने बच्चे की तकलीफ उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो अभी 2 साल का था और न जाने कैसे अकेला सीढ़ियां चढ़कर छत पर चला गया था। हम बहनें तो रोने पीटने में लगी पड़ी थीं, जबकि भाभी मोहल्ले की औरतों को मुतासिर करने में लगी हुई थी। भाई ने फौरन ही बाइक निकाली और वो दोनों अम्मा का जनाजा छोड़कर अपने बच्चे को अस्पताल लेकर भागे थे। हम सब बच्चे के जख्मी होने पर बेहद परेशान थे। अभी तो अम्मा की तदफीन भी नहीं हुई थी कि एक और तकलीफ सर पर आन पड़ी थी। हम सबको बच्चा प्यारा था। मैं उसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया था। अम्मा की तदफीन कर दी गई। बच्चे की हालत भी खतरे से बाहर थी। उसकी खैरियत की खबर आई तो हम सब ने सुकून का सांस लिया। उसकी जिंदगी तो बच गई थी, मगर वो काफी जख्मी हुआ था। उसके पाँव की हड्डी टूट गई थी और उसे काफी अरसा बिस्तर पर आराम करना था। छत से गिरने के बाद उसकी जो हालत थी, मुझे लगा था कि वो बच नहीं पाएगा, पर रब की जात का शुक्र था कि उसने करम किया था। मेरा भतीजा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आया तो मैंने फौरन ही जाकर उसका माथा चूम डाला। वो भी मुझसे लिपट गया। अम्मा को अपना पोता कितना प्यारा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उससे आगे मैं सोच नहीं पाई थी और फौरन उठकर अपना सामान बांधने लगी। मैं और जकिया आपका घर छोड़कर जा रहे हैं। अब आप सुकून से यहाँ रह सकती हैं। आपको तंग करने वाला कोई नहीं रहा, मैंने भाभी से मुखातिब होकर कहा और अपना सामान उठाकर चल दी। जकिया ने भी मेरे हमराह कदम बढ़ा दिए। ये क्या बात हुई, कहाँ जाओगी तुम लोग? भाई ने हैरत से पूछा था। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है भाई, कहीं न कहीं जगह मिल ही जाएगी। मैंने आंसुओं को बामुश्किल रोका और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। रुक जाओ। भाई फौरन ही आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर हमें जाने से रोका। मगर जब अपना घर है तो तुम लोग छोड़कर क्यों जा रही हो? भाई के सवाल पर मुझे हैरत हुई थी। वो नहीं जानता था कि उसकी बीवी हमारे साथ क्या सलूक रवा रखे हुए थी। ये मेरी वजह से जा रही हैं। भाभी की शर्मिंदगी से भरी आवाज सुनाई दी। मैंने अम्मा और आपकी बहनों के साथ बहुत बुरा सलूक रवा रखा था, यहाँ तक कि मैंने फ्रिज तक को ताला लगाया था और इनको कई दिनों तक भूखा रखा हुआ था। भाभी के इंकशाफ पर भाई हैरान रह गया। ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो कहती थी कि मेरी माँ बहनें तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती और तुम्हें खाने को भी नहीं देती। भाई की हैरत की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। मैं झूठ बोल देती थी ताकि तुम मुझ पर एतबार करो, ना कि अपनी माँ बहन पर। मगर अपने बेटे की ये हालत देखकर मुझे एहसास हो गया कि मैं किस कदर गलत थी और मैंने एक माँ को कितनी तकलीफ पहुंचाई। मुझे माफ कर दे। भाभी भाई और हमारे सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैं खुद भी कसूरवार हूँ कि मैं अपनी माँ बहनों से इस कदर बेखबर रहा, मगर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ये सब बर्दाश्त कर रही होंगी। भाई की हैरत ही खत्म नहीं होने को आ रही थी। अम्मा और अपनी बहनों के खिलाफ तुम्हारे मुंह से शिकायतें सुनकर मुझे ये रवायती सास बहू का ही झगड़ा लगा था, मगर तुमने तो संगदिली और बेहिसी की हद पार कर दी। अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो वो तुम हो। अभी के अभी निकलो यहाँ से। भाई ने भाभी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की जानिब घसीटा। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा बच्चा तो मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपने बच्चे से दूर रहना होगा, यही तुम्हारी सजा है। भाई उसे घसीटता हुआ बिल्कुल दरवाजे के पास ले गया। रुक जाओ भाई। इससे पहले वो उसे घर से बाहर निकालता, मैंने भाई को आवाज देकर रोक दिया। ये सच है कि भाभी ने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अम्मा की मौत की जिम्मेदार भी यही हैं, लेकिन अगर आज अम्मा जिंदा होती तो वो कभी भी आपको भाभी को यूं घर से ना निकालने देती। वैसे भी जो हुआ इसमें हम ज्यादा कसूरवार आपको ठहराती हैं। हमारे भाई को हमारा ख्याल रखना चाहिए था, ना कि भाभी को। हनान हम सबको ही प्यारा है। अभी वो इतनी तकलीफ में है। मैं नहीं चाहती कि अब वो माँ की ममता से दूर होने की तकलीफ सहे। भाई मेरी बात सुनकर शर्मिंदा था, जबकि भाभी मुझसे आकर लिपट गईं। भाई और भाभी अपने रवैये पर शर्मिंदा थे, मगर मैंने उनकी तरफ से अपना दिल नरम कर लिया था। आखिर वो मेरा भाई था, मैं उसे मुश्किल में कैसे देख सकती थी। मुझे इस बात का अफसोस था कि उन्हें अपनी गलती का अंदाजा बहुत देर से हुआ था। अगर वो अम्मा की जिंदगी में ही अपने रवैये बेहतर कर लेते तो शायद आज अम्मा हमारे साथ होती, या कम से कम अम्मा सुकून से तो अपनी आंखें बंद करती। मगर अम्मा रोती तड़पती इस दुनिया से चली गई थी।
भाभी के सलूक में तो काफी बेहतरी आ गई थी, मगर अम्मा का गम मेरे दिल को ऐसा लगा था जो भरने में ही नहीं आ रहा था। अब भाई जब भी काम से आता तो सबसे पहले हमारे पास आता और पूछता कि हमने खाना खाया या नहीं। जो चीज वो अपनी बीवी बच्चों के लिए लाता, हमारे लिए अलग से जरूर लाता। मैं हमेशा उसे देखकर यही सोचती कि अगर भाई अम्मा की जिंदगी में भी ये सब कर लेता तो आज वो पछतावे और दुख में ना गई होती। सबसे बड़ी बहन के ससुराल से मेरा रिश्ता आया तो भाई ने मेरी रजामंदी जानना चाही। रिश्ता हर लिहाज से बेहतर था, मगर मुझे अपनी छोटी बहन की फिक्र थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी के बाद भाभी दोबारा से उसके साथ कोई बुरा रवैया रखे। लिहाजा मैंने यही शर्त रखी कि मुझे और जकिया को एक साथ रुखसत किया जाए। भाई को कोई एतराज ना हुआ। मेरा रिश्ता तय कर दिया, जबकि जकिया के लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। 1 साल में उसका रिश्ता भी तय हुआ तो भाई ने हमारी रुखसती कर दी और हम बहनें अपने अपने ससुराल पहुंच गईं। मेरे शोहर अच्छे मोहब्बत करने वाले इंसान थे, जबकि जकिया भी अपने घर में खुश थी। मैं अक्सर सोचती थी कि काश अम्मा अब्बा को भी अपनी बेटियों को खुश देखने का मौका मिल सकता।